डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 सुर्खियों में क्यों? भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। पृष्ठभूमि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में निजता को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने 2018 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का शुरुआती मसौदा प्रस्तुत किया था। डीपीडीपी अधिनियम 2023 के बारे में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करना है। इनमें व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है। यह अधिनियम डेटा प्रोसेसिंग अर्थात व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण, भंडारण या कोई और उपयोग के लिए डेटा फिड्यूसरी पर कुछ उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है। यह डेटा प्रिंसिपल या डेटा स्वामी अर्थात वह व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित है के अधिकार और कर्तव्य भी निर्धारित करता है। साथ ही यह अधिनियम अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड का भी प्रावधान करता है। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर किस पर लागू होगा? विवरण। इसके प्रावधान भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होंगे, जहां कार्ड डेटा डिजिटल ऑनलाइन रूप में एकत्र किया गया हो या कोई डेटा गैर डिजिटल ऑफलाइन रूप में एकत्र किया गया हो और बाद में डिजिटलीकृत किया गया हो। इसके प्रावधान भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे, यदि उस पर प्रोसेसिंग का उद्देश्य डेटा का उपयोग करके भारत में वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे। किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रोसेस्ड व्यक्तिगत डेटा जिसे निम्नलिखित द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। यदि डेटा प्रिंसिपल खुद अपना डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है या यदि कोई अन्य व्यक्ति कानूनी दायित्व के तहत किसी के व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है। सहमति। डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस्ड तय किया जा सकता है, वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए। हालांकि डेटा प्रिंसिपल को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है। ऐसे मामले जिनमें सरकार की ओर से कोई लाभ या सेवा प्रदान की जा रही हो या चिकित्सा आपात जैसी स्थिति आए तो वैध उपयोग के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। किसी बालक या दिव्यांग व्यक्ति के मामले में उसके माता पिता या कानूनी संरक्षक द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड इनमें केंद्र सरकार द्वारा डीपीबीआई के गठन का प्रावधान किया गया है। बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: नियमों के अनुपालन की निगरानी करना और उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाना, डेटा उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा फिड्यूसरी को निर्देश देना, प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना। बोर्ड के सदस्यों को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्त के पात्र होंगे। डीपीबीआई के किसी निर्णय के विरुद्ध दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकेगी। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य।
डेटा प्रिंसिपल के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे। डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत डेटा को सुधारने और उसे हटाने की मांग करना। एक डेटा प्रिंसिपल को डेटा प्रोड्यूसरी के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा। मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार। डेटा प्रिंसिपल द्वारा झूठी या व्यर्थ की शिकायत दर्ज नहीं की जानी चाहिए और उसे कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए। कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर डेटा प्रिंसिपल पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। डेटा फिड्यूसरी के दायित्व, डेटा फिड्यूसरी प्रोसेसिंग के उद्देश्य और तरीके को निर्धारित करने वाली इकाई के निम्नलिखित दायित्व होंगे। डेटा की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना, डेटा ब्रीच या उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सुरक्षात्मक उपाय करना, डेटा ब्रीच की स्थिति में डीपीबीआई और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना, उद्देश्य पूरा हो जाने तथा कानूनी उद्देश्यों के लिए इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होने पर व्यक्तिगत डेटा को डिलीट कर देना। महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी, केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूसरी को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसियरी घोषित कर सकती है यदि वह अत्यधिक मात्रा में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करता है। डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम है और भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, चुनावी लोकतंत्र और लोक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। एसडीएफ के पास डेटा सुरक्षा अधिकारी और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने तथा प्रभाव आकलन करने जैसे कुछ अतिरिक्त दायित्व भी होंगे। अधिनियम के तहत दी गई छूट, डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिड्यूसरी के दायित्व डेटा सुरक्षा के अतिरिक्त निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे। सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था आदि के हित में अधिसूचित एजेंसियां अनुसंधान, संग्रहण या सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए, स्टार्टअप्स या डेटा फिड्यूसरी की अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए, कानूनी अधिकारों और दावों को लागू करने के लिए, न्यायिक या विनियामक संबंधी कार्य करने के लिए, अपराधों को रोकना और उनकी जांच करने के लिए, विदेशी अनुबंध के तहत गैर निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को भी भारत में प्रोसेस किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में कुछ गतिविधियों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे सकती है। बालकों के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग, किसी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग करते समय डेटा फिड्यूसरी को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए। प्रोसेसिंग संबंधी ऐसा कार्य जिससे से बच्चे के कल्याण पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या बच्चे पर नज़र रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी करना या उन्हें लक्षित करके विज्ञापन करना। भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण, यह अधिनियम सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देता है। जुर्माना, यह अधिनियम कई अपराधों के लिए जुर्माने का प्रावधान करता है, जैसे कि बच्चों से संबंधित दायित्वों को पूरा करने पर 2,000 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय न करने पर 2,050 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 250 करोड़ तक का जुर्माना, 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। डिजिटल सर्विसेज एक्ट सुर्खियों में क्यों? यूरोपीय संघ EU ने पुष्टि की है कि यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विसेज एक्ट
DSA के तहत ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन कुल 19 प्लेटफॉर्म पर लागू किए जाएंगे। DSA के बारे में, DSA विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला विनियामकी टूलबॉक्स है। यह ऑनलाइन मध्यवर्तियों हेतु विनियामकी कार्यप्रणाली के लिए एक मानदंड निर्धारित करता है। 2020 में DSA और डिजिटल मार्केट एक्ट के माध्यम से सुरक्षित व अधिक निष्पक्ष डिजिटल स्पेस सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यह फ्रेमवर्क 2024 से लागू होगा। डिजिटल मार्केट एक्ट के चलते गूगल, अमेजन और मेटा जैसे गेटकीपर प्लेटफॉर्म्स अधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि यह लक्षित विज्ञापन के लिए व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग से पहले उपयोगकर्ता की सहमति को आवश्यक बनाता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और यूरोपीय संघ के DSA के बीच अंतर। प्रमुख प्रावधान। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 विस्तार। भारत में संचालित सोशल मीडिया मध्यवर्तियों, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म्स पर लागू होता है, भले ही इसका उद्गम देश कोई भी हो। कंटेंट का विधिवत सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अधिकारी, अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होता है। साथ ही उपयोगकर्ताओं से शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने हेतु एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होती है। और यूरोपीय संघ का DSA ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यापक श्रेणी पर लागू होता है। इसमें यूरोपीय संघ में संचालित सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं भी शामिल हैं, भले ही उनका उद्गम देश कोई भी हो। DSA कंटेंट विनियमन उपायों, पारदर्शिता दायित्वों और डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं सहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए अनुपालन आवश्यकताओं की एक श्रृंखला प्रस्तावित करता है। दोनों रूल्स नियमों के पालन की निगरानी और शिकायत निवारण के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तार्किक आवश्यकताओं, कंटेंट के विनियमन तथा एक सविनियामकी दृष्टिकोण के मामले में सवाल है। आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल सुधार हेतु 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी है। भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 से प्रतिस्थापित किया गया है। IPC देश में क्रिमिनल ऑफिस के लिए प्रमुख कानून है। पृष्ठभूमि। भारतीय दंड संहिता IPC 1860 से पहले भारतीय दांडिक कानूनों में संसदीय चार्टर व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियम, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि से संबंधित नियम कानून शामिल थे। थॉमस बेबिंगटन की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय विधि आयोग में 1837 में भारतीय दंड संहिता IPC का एक मसौदा तैयार किया था। किसान विद्रोह का प्रभाव 1860 में IPC को कानूनी रूप दिया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 के मुख्य प्रावधान है। छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा कराने का
प्रावधान किया गया है। इस संहिता में यह उपबंध किया गया है कि यदि 18 से 60 वर्ष 16 से 18 वर्ष की आयु की नाबालिग से सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो ऐसे कृत्य के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। इसमें छल कपट धोखे या झूठे वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने की भी को भी अपराध माना गया है। राजद्रोह। इस संहिता में राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A से जुड़े प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसके बजाय यह निम्नलिखित हेतु दंड का प्रावधान करता है। अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास करना। अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना। संगठित अपराध। यह संहिता संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है। निरंतर गैर कानूनी गतिविधि जैसे अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, भूमि पर कब्जा और साइबर अपराध। आईपीसी 1860 के लागू होने के बाद विधि आयोग की कई रिपोर्ट्स में महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मृत्युदंड आदि विषयों पर आईपीसी में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी। किसी समूह द्वारा कुछ आधारों पर हत्या करना या गंभीर चोट पहुंचाना। जब व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास, धर्म या इसी तरह के किसी भी आधार पर हत्या करता है तो गंभीर चोट पहुंचाता है तो ऐसे समूह को के प्रत्येक सदस्य को हत्या के मामले में मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना तथा गंभीर चोट पहुंचाने की स्थिति में 7 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 को प्रतिस्थापित किया है। कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किए गए थे। संबंधी पृष्ठभूमि, उत्पत्ति। सीआरपीसी को सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के अधीन 1861 में अधिनियमित किया गया था। इसके बाद 1872 और 1892 में क्रमिक रूप से अधिनियमित नई संहिताओं द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था। इसमें कई संशोधन किए गए थे हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1898, 1923 और 1955 में किए गए थे। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973। भारत के विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में इस संहिता में व्यापक स्तर पर संशोधन करने हेतु सिफारिश की थी। इसके परिणाम स्वरूप सीआरपीसी 1973 का निर्माण किया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की मुख्य प्रावधान। विचाराधीन कैदियों की हिरासत। इसके तहत यदि पहली बार अपराध वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है। मृत्युदंड पर, आजीवन कारावास की सजा वाले अपराधों पर और ऐसे व्यक्ति पर
जिसके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है। मेडिकल जांच, इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों जैसे बलात्कार में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है। फॉरेंसिक जांच, यह उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है जिनके लिए कम से कम 7 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है। नमूना या प्रतिरूप, यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर का प्रतिरूप, लिखावट के नमूने, उंगलियों के निशान और आवाज़ के नमूने प्रदान करने का अधिकार का आदेश देने का अधिकार देता है। कार्यवाहियों के लिए समय सीमा, जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों को जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करना और आरोप तय करना आदि के लिए समय सीमा का निर्धारण करना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित किया गया है। यह अधिनियम सभी दीवानी, सिविल और फौजदारी दंडिक कार्यवाहियों में भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है। पृष्ठभूमि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1872 एक मुख्य प्रावधान साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को समेकित करना था। इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और निर्णय सुनाता है। मौखिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाता है। संयुक्त सुनवाई का तात्पर्य एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का पर मुकदमा चलाने से है। यदि कोई सुनवाई ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में की जाती है तो भगौड़ा है या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में विफल रहता है तो ऐसी सुनवाई को संयुक्त सुनवाई माना जाएगा। विशेष और स्थानीय कानून, हाल ही में आपराधिक कानूनों पर पेश किए गए विधेयकों ने विशेष और स्थानीय कानूनों को वर्तमान में चल रही सुधार प्रक्रिया से दूर बनाए रखा है। संघीय अपराधों को मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता या विशेष और स्थानीय कानून के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए रूप में वर्गीकृत किया गया है। संघीय अपराध को उस अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी तुलना पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच कर सकता है। और बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। विशेष और स्थानीय कानूनों के बारे में, विशेष कानून एक ऐसा कानून होता है जो किसी विशेष मुद्दे से निपटने हेतु किन्हीं विशिष्ट विषयों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए गैर कृषि कानूनों गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम 1967। स्थानीय कानून एक कानून होता है जो भारत के किसी विशेष भूभाग पर लागू होता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम अंक 1999।